नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ बेहद जरूरी और दिलचस्प विषयों की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हमें आज की दुनिया की जटिलताओं को समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो या समाज, इन बदलावों को समझना जरूरी है। तो आज हम किन मुद्दों पर गौर कर रहे हैं? हम शुरुआत करेंगे वॉसेनार अरेंजमेंट से। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो हाल ही में टेक्नोलॉजी और क्लाउड सेवाओं के कारण चर्चा में है। हाँ, और फिर हम भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनकी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। उसके बाद भारत और EFTA देशों के बीच हुए नए मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA के मायने समझेंगे। हाँ, खासकर उसमें जो बड़े निवेश का वादा है उस पर। और फिर एक थोड़ा संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी विषय निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, जिस पर अक्सर बहस होती रहती है। चलिए इन विषयों की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले वॉसेनार अरेंजमेंट। ये काफी पुराना समझौता है, लेकिन हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की एजुरा क्लाउड सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर जो आरोप लगे। हाँ, इजरायली सैन्य अभियानों में इस्तेमाल को लेकर। हाँ, उसके बाद ये फिर सुर्खियों में आ गया। इससे इसके नियमों पर सवाल उठ रहे हैं। ये है क्या असल में? ये दिलचस्प है कि एक 1996 का समझौता आज क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में प्रासंगिक हो गया है। वॉसेनार अरेंजमेंट जो नीदरलैंड्स में बना था, वो असल में शीत युद्ध के दौर का जो कोकम था। अच्छा, कोकॉम। हाँ, उसकी जगह लाया गया था। इसका मुख्य काम है पारंपरिक हथियारों और ऐसी चीजों के निर्यात पर नजर रखना जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में हो सकता है, जिन्हें ड्यूल यूज कहते हैं। तो मतलब पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाना, ताकि संवेदनशील टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़े, यही मकसद है। बिल्कुल, ये पहला ऐसा मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय निकाय था जो सिर्फ पारंपरिक हथियारों और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पे केंद्रित था। इसमें 42 सदस्य देश हैं। और भारत भी इसका सदस्य है ना? हाँ, भारत 2017 में सदस्य बना और दिलचस्प बात यह है कि 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। अच्छा। ये 2 सूचियों पर काम करता है, एक हथियारों की म्यूनिशंस लिस्ट और दूसरी ड्यूल यूज चीजों की। सदस्य देश इन सूचियों पर सहमत होते हैं, जानकारी साझा करते हैं, पर लाइसेंस देने या न देने का आखिरी फैसला उनका अपना होता है। पर यहाँ पेच ये है, जैसा आपने कहा, ये समझौता तो तब बना था जब दुनिया हार्डवेयर और उपकरणों के निर्यात पर ज्यादा केंद्रित थी। एग्जैक्टली। क्लाउड सेवा हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, AI, ये सब तो उस दायरे से बाहर लगते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। ये व्यवस्था मूल रूप से भौतिक चीजों, हार्डवेयर, चिप्स, मशीनरी के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई थी। हाँ। आज की डिजिटल दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी क्लाउड पर है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिमोटली होते हैं या AI मॉडल्स APIs के जरिए एक्सेस किए जाते हैं, वहां निर्यात की पुरानी परिभाषा फिट नहीं बैठती। तो मतलब बड़े पैमाने पर डेटा निगरानी या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग जैसी चीजें इसके मौजूदा दायरे में ठीक से कवर नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। नियम टेक्नोलॉजी की रफ्तार से काफी पीछे रह गए हैं। और क्या दिक्कतें हैं इसके अलावा? कई हैं। एक तो जैसे रिमोट एक्सेस और API कॉल्स हैं, उनको लेकर बहुत अस्पष्टता है। इससे कंट्रोल को बाईपास करना आसान हो जाता है। अच्छा। दूसरा, ये सर्वसम्मति मतलब कंसेंसस से काम करता है, तो कोई भी सदस्य देश किसी बदलाव को रोक सकता है, जिससे जरूरी अपडेट्स बहुत धीमे हो जाते हैं। तीसरा, नियमों को लागू करने में भी थोड़ी ढिलाई है और सदस्य देश अपने अपने हिसाब से नियमों की व्याख्या करते हैं। और मानवाधिकार वाला पहलू, उसका क्या? हाँ, वो भी एक अहम बात है। लाइसेंसिंग के फैसलों में मानवाधिकारों के पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि डिजिटल निगरानी या बायोमेट्रिक सिस्टम के दुरुपयोग का खतरा तो बना ही रहता है। तो इसे आज के जमाने के लायक बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? सिर्फ लिस्ट में नई टेक्नोलॉजी जोड़ना काफी होगा या कुछ और भी? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सिर्फ लिस्ट अपडेट करने से काम नहीं चलेगा। सुझावों में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। पहला, नियंत्रित टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ाना। इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सिस्टम, डिजिटल निगरानी उपकरण, बायोमेट्रिक सिस्टम और जो ये क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर है उसे शामिल करना होगा। दूसरा, निर्यात की परिभाषा को ही डिजिटल युग के हिसाब से बदलना होगा। मतलब जहां फिजिकल चीजों के बजाय
पहुंच ज्यादा मायने रखती है। सही है। और तीसरा, नियमों को थोड़ा और बाध्यकारी बनाना होगा, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे और शायद एक तकनीकी समिति बनानी होगी जो तेजी से अपडेट कर सके। और हाँ, मानवाधिकार जोखिमों का आकलन भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा बनना चाहिए। भारत के लिए इस व्यवस्था का हिस्सा बने रहना और इसे मजबूत करने की कोशिशों का क्या महत्व है, खासकर जब भारत NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है? भारत के लिए ये अहम है। देखिए, ये वैश्विक अप्रसार मतलब नॉन प्रोलिफरेशन और हथियार नियंत्रण में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। ये भारत के अपने जो निर्यात नियम है एस्कोमेट, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाता है। अच्छा। इससे भारत को स्पेस, डिफेंस और डिजिटल क्षेत्रों के लिए जो संवेदनशील डुअल यूज टेक्नोलॉजी है उस तक पहुंचने में आसानी होती है। और हाँ, जैसा आपने कहा, ये NSG सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि NPT पर साइन न करने के बावजूद भारत वैश्विक अप्रसार नियमों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये एक तरह से भारत की साख बनाता है। चलिए, अब वैश्विक टेक्नोलॉजी नियंत्रण की इन जटिलताओं से हटकर भारत के अंदर एक बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव पर नजर डालते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। ये तो एक अच्छी खबर लगती है ना? हाँ, आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। PLFS सर्वे जो है 2023-24 का, उसके मुताबिक भारत के कृषि कार्यबल का 42% से ज्यादा हिस्सा अब महिलाएं हैं। 42%? हाँ, और पिछले दशक में ये 13.5% की वृद्धि है। आप सोचिए, ग्रामीण भारत में काम करने वाली 3 में से 2 महिलाएं अब कृषि में है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? स्रोत ये भी बताते हैं कि इनमें से लगभग आधी महिलाएं अवैतनिक हैं, मतलब अनपेड फैमिली वर्कर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लेकिन है। 2017-18 से 2024-25 के बीच ऐसी महिला श्रमिकों की संख्या 2.36 करोड़ से बढ़कर 5.91 करोड़ हो गई। तो क्या ये भागीदारी मजबूरी ज्यादा है, सशक्तिकरण कम? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। देखिए, इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण तो ये है कि पुरुष खेती छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं या फिर गांव में ही दूसरे काम जैसे कंस्ट्रक्शन या सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। अच्छा। दूसरा कारण कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बढ़ना है, खासकर फूलों की खेती, बागवानी, चाय कॉफी के बागानों में। वहां महिलाओं को उनकी विश्वसनीयता और कह सकते हैं कि कम वेतन स्वीकार्यता के कारण प्राथमिकता दी जाती है। और सामाजिक मानदंड भी इसमें भूमिका निभाते होंगे? हाँ, कि महिलाओं का काम तो खेती में हाथ बटाना ही है। बिल्कुल। पितृ सत्तात्मक समाज अक्सर महिलाओं से घर संभालने और खेती के हल्के फुल्के काम करने की उम्मीद रखता है। उन्हें मुख्य किसान नहीं बल्कि एक सहायक मजदूर के तौर पर देखा जाता है। और महिलाओं के लिए दूसरे रोजगार के अवसर भी सीमित होते हैं। कम साक्षरता, आने जाने पर पाबंदियां, सामाजिक रोक-टोक, ऐसे में कृषि ही उनके लिए सबसे सुलभ आजीविकाओं में से एक बन जाती है। तो मतलब भागीदारी बढ़ने के बावजूद जमीनी हकीकत शायद उतनी सकारात्मक नहीं है। स्रोत बताते हैं कि महिलाओं को कई प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप उन मुख्य चुनौतियों को थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, सबसे पहली और बड़ी चुनौती है मजदूरी में भेदभाव, W for wage discrimination। महिलाओं को अक्सर पुरुषों के मुकाबले 20-30% कम मजदूरी मिलती है उसी काम के लिए। हाँ। दूसरी बड़ी बाधा है ओमिशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाना। जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं वो ज्यादातर पुरुष होते हैं और वे बीज, कीटनाशक या नई तकनीकों के बारे में महिला किसानों की राय शायद ही लेते हैं। ग्राम पंचायतों और किसान सहकारी समितियों में भी उनकी आवाज कम ही सुनी जाती है। और खेती के औजारों और जमीन के मालिकाना हक का क्या, वो M और N? हाँ, M है मशीनरी एंड टूल मिसमैच। ज्यादातर कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर या थ्रेशर वो पुरुषों के शरीर और ताकत को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। महिलाओं के लिए इन्हें चलाना मुश्किल होता है और अक्सर उनके पास ट्रेनिंग या खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते। फिर आता है E, इंट्रेंच्ड डोमेस्टिक डबल बर्डन, मतलब दोहरा बोझ। उन्हें खेती के साथ साथ घर का सारा काम और बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है। इससे उनके पास बाजार जाने, नई चीजें सीखने या सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का समय ही नहीं बचता। और शायद सबसे बड़ी बाधा N वाली है। हाँ,
न निगेशन ऑफ लैंड एंड आइडेंटिटी राइट्स यानी जमीन और पहचान के अधिकारों का न होना। केवल 13-14% जमीन ही महिलाओं के नाम पर है। अब जमीन के कागजात के बिना उन्हें किसान का दर्जा नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ खेतीहर मजदूर माना जाता है। तो लोन वगैरह नहीं मिलता होगा? बिल्कुल, न लोन मिलता है, न सरकारी योजनाओं का लाभ, और वे खेती से जुड़े स्वतंत्र फैसले भी नहीं ले पाती। ये एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल बन जाता है जो उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक रुतबे को कमजोर करता है। ये तो वाकई एक जटिल तस्वीर है। सिर्फ संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है। तो फिर इन महिला किसानों को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोत कुछ सुझाव सुझाते हैं, ग्रो करके कुछ। हाँ, ग्रो एक अच्छा एक्रोनिम है। जी गारंटी मार्केट एक्सेस, मतलब बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे नए एफटीएस का फायदा उठाकर चाय, मसाले, डेयरी जैसे महिला प्रधान क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देना। अच्छा। या फिर ऑर्गेनिक खेती या जीआई टैग वाले खास उत्पादों में महिला किसानों की मदद करना, उनके पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करना। यानी उन्हें उत्पादक से उद्यमी बनाने की दिशा में काम करना। और आर रिसोर्स राइट्स? हाँ, आर रिसोर्स राइट्स एंड रिफॉर्म्स, ये सबसे जरूरी है। महिलाओं के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना होगा। इससे उन्हें लोन, बीमा और सरकारी सहायता मिलना आसान हो जाएगा। और वो किसान उत्पादक संगठन एफपीओज? हाँ, महिला नेतृत्व वाले एफपीओज और स्वयं सहायता समूहों एसएचजीज को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा, ताकि वे मिलकर ज्यादा मोल भाव कर सकें और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। स्केल की इकोनॉमीज अचीव कर सकें। आजकल डिजिटल तकनीक की बहुत बात होती है। ओपन डिजिटल गेटवेज, क्या वो यहाँ मदद कर सकती है? हाँ, डिजिटल खाई को पाटना बहुत जरूरी है। ई-नेम, भाषिनी, जुगलबंदी, डिजिटल सखी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करके डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ानी होगी। और इसमें वॉइस आधारित एआई इंटरफेस काफी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि ये साक्षरता अभी भी एक मुद्दा है। सही कहा। और आखिरी, डब्ल्यू वेलबींग एंड सोशल सपोर्ट, उनके काम के बोझ को कम करने और समाज की सोच बदलने के लिए। हाँ, कल्याण और सामाजिक सहायता भी अहम है। जैसे खेतों के पास क्रैच यानी शिशु गृह की सुविधा देना, साफ पानी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे एलपीजी तक पहुंच आसान बनाना, ताकि घर के कामों में उनका समय कम लगे। हाँ, वो पानी भरने में कितना समझ आता है। बिल्कुल। और मीडिया अभियानों और पुरस्कारों के जरिए सफल महिला किसानों को रोल मॉडल के रूप में पेश करना, ताकि सामाजिक सोच बदले। असल लक्ष्य यही है कि महिला किसानों को सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि आर्थिक एजेंट के रूप में देखा जाए और उन्हें आगे बढ़ने के हर मौके मिले। आपने बाजार पहुंच और एफटीएस का जिक्र किया। चलिए इसी कड़ी में भारत एफटीए मुक्त व्यापार समझौते पर बात करते हैं। टीपा जिसे कहा जा रहा है, ये हाल ही में लागू हुआ है। एफटीए में कौन से देश हैं और ये समझौता क्यों खास है? एफ्टा यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसमें 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिखनस्टीन। ये अमीर देश है, लेकिन ध्यान रहे ये यूरोपियन यूनियन ईयू का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये ईयू से अलग हैं। हाँ, ये समझौता टीपीए मार्च 2024 में साइन हुआ और 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। इसकी सबसे खास बात है एफ्टा देशों द्वारा भारत में अगले 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता। $100 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और दावा है कि इससे 10 लाख सीधी नौकरियां पैदा होंगी। ये इसे बाकी एफटीए से थोड़ा अलग बनाता है। 10 लाख नौकरियां, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा व्यापार के लिहाज से क्या फायदे हैं? क्या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? व्यापार के मोर्चे पर एफ्टा देशों ने भारत के लगभग सभी औद्योगिक और गैर कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। मतलब उन पर लगने वाला टैरिफ, जो आयात शुल्क होता है, वो हटा दिया है। जीरो टैरिफ? लगभग जीरो। कुछ संसाधित कृषि उत्पादों पर भी रियायतें दी हैं। साथ ही व्यापार को आसान बनाने के लिए एक समर्पित एफटीए डेस्क भी बनाया जाएगा, जो फरवरी 2025 से काम करेगा। एक तरह की सिंगल विंडो सुविधा निवेश के लिए। भारत के पहले भी कई देशों के साथ एफटीएस हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर। आमतौर पर इन समझौतों से भारत को क्या फायदे देखने को मिलते हैं और क्या कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं? पिछले अनुभवों से हमने क्या सीखा है? देखिए, फायदों की बात करें तो एफटीएस से भारतीय निर्यातकों को नए बाजार मिलते हैं, क्योंकि टैरिफ कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत यूए समझौते के पहले साल में निर्यात 12% बढ़ा था। अच्छा।
ये स्थिर विदेशी निवेश एफडीआई को भी आकर्षित करते हैं। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया समझौते के बाद एफडीआई में 25% वृद्धि देखी गई थी। कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खुलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद मिलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में। और छोटे उद्योगों के लिए, एसएमईज के लिए? हाँ, छोटे मझोले उद्यमों को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का मौका मिलता है। नियमों का सामंजस्य भी होता है, जिससे व्यापार करना आसान हो जाता है। ये तो सकारात्मक पहलू है, लेकिन क्या हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है? चिंताएं क्या हैं? क्या व्यापार घाटा बढ़ने का खतरा रहता है? चिंताएं भी वाजिब हैं, और ये अनुभव भी रहा है। कई बार देखा गया है कि एफटीए के बाद भारत का आयात निर्यात से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ जाता है। जैसे भारत आसियान एफटीए के कारण वित्त वर्ष 23 में व्यापार घाटा $44 बिलियन तक पहुंच गया था। और विकसित देशों के बाजारों में पहुंचना फिर भी मुश्किल होता है, क्योंकि वे टैरिफ के बजाय नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, जैसे कड़े मानक, नियम वगैरह। और छोटे किसानों या उद्योगों पर क्या असर पड़ता है? क्या उन्हें सस्ते आयात से खतरा होता है? हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। सस्ते आयात से घरेलू छोटे किसानों और एमएसएमईज को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आसियान एफटीए से केरल के रबर किसानों पर बुरा असर पड़ा था। इसके अलावा एफटीएज में श्रम और पर्यावरण से जुड़े कड़े प्रावधान भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जैसे ईयू का कार्बन टैक्स आने वाला है। विवाद सुलझाने के तंत्र भी अक्सर धीमे या असंतुलित होते हैं। तो इफ्टा समझौते की सफलता, खासकर उस $100 बिलियन के निवेश वाले वादे की, इस बात पर निर्भर करेगी कि इन संभावित चिंताओं को कैसे संभाला जाता है। भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ समझौता कर लेना काफी नहीं है। भारत को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी, मतलब क्वालिटी, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। सिर्फ सस्ते होने से काम नहीं चलेगा। नहीं, और सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर रहने के बजाय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों के साथ भी व्यापार समझौते करने होंगे। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को निर्यात के लिए तैयार करना होगा। उन्हें लोन, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच देनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अहम है ना? बंदरगाह, सड़कें, मंचों का भी भरपूर इस्तेमाल करना होगा। एफटीए का निवेश वादा एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए घरेलू स्तर पर काफी काम करना होगा। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हटकर देश के आंतरिक कानूनों की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा कानून जो अक्सर चर्चा और विवादों में रहता है, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980। हाल ही में सोनम वांगचुक जी की हिरासत के संदर्भ में इसका फिर जिक्र हुआ था। सबसे पहले ये निवारक निरोध होता क्या है? ये सामान्य गिरफ्तारी से कैसे अलग है? निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लेना। अपराध करने से पहले? हाँ, ताकि उसे भविष्य में कोई ऐसा काम करने से रोका जा सके जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को खतरा हो सकता है। ये दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन से बिल्कुल अलग है, जो किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सजा के तौर पर दिया जाता है। क्या भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है? ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ लगता है, आर्टिकल 21। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की अनुमति देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं? मुख्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के अधिकतम 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। इस सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होते हैं। अच्छा, 3 महीने की सीमा है? हाँ, बिना बोर्ड अप्रूवल के। 3 महीने से ज्यादा रखने के लिए बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। संसद कानून बनाकर हिरासत की अधिकतम अवधि और सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया तय कर सकती है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी हिरासत का कारण बताना जरूरी है। हालांकि सार्वजनिक हित में कुछ बातें छुपाई जा सकती हैं। ये सार्वजनिक हित वाला क्लॉज थोड़ा... हाँ, वो विवेकाधीन है और व्यक्ति को अपनी हिरासत को चुनौती देने का जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 355 भी इससे जुड़ा है, जो केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। तो इसे उस नजरिए से भी देखा जाता है। तो संविधान इजाजत देता है, पर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ। इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कौन से प्रमुख कानून हैं NSA के अलावा? कई कानून हैं। सबसे प्रमुख तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 ही है, जो राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रहने के लिए है।
इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 है, जो आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों से निपटता है। यूएपीए तो काफी चर्चा में रहता है। हाँ, फिर कोफेपोसा 1974 है, जो तस्करी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए है, और कई राज्यों के अपने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील शक्ति के इस्तेमाल पर क्या कहा है? क्या कोई सीमाएं तय की हैं? कोर्ट का क्या रुख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर अपनी राय जाहिर की है, और मुख्य बात जो कोर्ट ने बार बार कही है वो ये है कि निवारक निरोध एक असाधारण शक्ति है। असाधारण? हाँ, और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर केवल गंभीर मामलों में ही किया जाना चाहिए, न कि रूटीन कानून व्यवस्था की स्थितियों में। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अपवाद माना है। अपवाद? और ये भी कहा है कि इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि समाज को संभावित नुकसान से बचाना है। इसलिए इसका इस्तेमाल करते समय जो प्रक्रिया है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब जरा एनएसए 1980 पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कानून कैसे काम करता है और इसे लेकर क्या चिंताएं जताई जाती हैं? ये अधिकार किसको देता है हिरासत में लेने का? एनएसए केंद्र और राज्य सरकारों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस कमिश्नरों को ये अधिकार देता है कि वे किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकें अगर उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति भारत की रक्षा, विदेशी संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए खतरा पैदा कर सकता है। काफी व्यापक आधार है ये तो। हाँ, आधार काफी व्यापक है। इस कानून के तहत जारी किया गया हिरासत आदेश ही गिरफ्तारी वारंट का काम करता है। प्रक्रिया क्या है? हिरासत में लेने के बाद क्या होता है? प्रक्रिया ये है कि हिरासत में लेने के 5 से 15 दिनों के अंदर व्यक्ति को हिरासत का आधार बताया जाना चाहिए। वो व्यक्ति सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकता है, मतलब प्रेजेंटेशन दे सकता है। मामले को 3 हफ्ते के अंदर एक सलाहकार बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। वही सलाहकार बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं? हाँ, वो ही। अगर बोर्ड को लगता है कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं है तो व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है। अधिकतम हिरासत 12 महीने तक हो सकती है, जिसे सरकार चाहे तो पहले भी खत्म कर सकती है। इसमें चिंता की बात क्या है? सुरक्षा उपाय तो लग रहे हैं, जैसे सलाहकार बोर्ड की समीक्षा है, कारण बताना है, तो फिर चिंता क्यों? चिंता मुख्य रूप से 2 बातों को लेकर है। पहली, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के सामने अपना वकील ले जाने का अधिकार नहीं होता। वो खुद अपना पक्ष रख सकता है या किसी दोस्त की मदद ले सकता है, पर वकील नहीं। वकील नहीं? ये तो अजीब है। हाँ, और दूसरी चिंता वही सार्वजनिक हित वाली बात है। सरकार सार्वजनिक हित का हवाला देकर हिरासत के आधार से जुड़े कुछ तथ्य बताने से इनकार कर सकती है। तो मतलब व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि उसे असल में क्यों पकड़ा गया है? पूरी तरह से नहीं, पर कुछ अहम जानकारी छिपाई जा सकती है। आलोचकों का कहना है कि इन प्रावधानों से प्रक्रिया कमजोर होती है और इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इसका इस्तेमाल कभी-कभी असहमति या विरोध को दबाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, खासकर जब सार्वजनिक व्यवस्था की परिभाषा काफी व्यापक हो सकती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है, जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। तो आज हमने वैश्विक टेक्नोलॉजी नियंत्रण की चुनौतियों से लेकर भारत में कृषि क्षेत्र के बदलावों, नए व्यापार समझौतों की संभावनाओं और चिंताओं और निवारक निरोध जैसे संवेदनशील कानूनों तक कई अहम मुद्दों पर गहराई से बात की। हाँ, और इन सभी चर्चाओं से एक बात साफ उभरती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नियम हो, घरेलू सामाजिक आर्थिक बदलाव हो या कानूनी ढांचे, हमें लगातार बदलते परिदृश्य को समझने और उसके अनुसार ढलने की जरूरत है। ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी और व्यापार या सामाजिक बदलाव और कानून। बिल्कुल। आज की बातचीत कई सवाल भी छोड़ जाती है, जैसे क्या वॉसेनार जैसे पुराने ढांचे कभी नई डिजिटल टेक्नोलॉजी की रफ्तार पकड़ पाएंगे? भारत अपनी बढ़ती महिला कृषि कार्यबल को सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि वास्तव में सशक्त कैसे बनाएगा? हाँ, और क्या भारत EFTA जैसे व्यापार समझौते कागज पर दिखने वाले फायदों को जमीन पर उतार पाएंगे, खासकर छोटी इकाइयों की सुरक्षा करते हुए? वो $100 बिलियन का निवेश कैसे आएगा, कहाँ लगेगा? और निवारक निरोध के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती यही है
कि हम अपने मौजूदा ढांचों, नियमों और यहाँ तक कि सामाजिक मान्यताओं का लगातार पुनर्मूल्यांकन करते रहें। क्या वो आज भी प्रासंगिक है? क्या वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? सोचने के लिए एक अहम बिंदु। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।